गाइस एपिसोड के स्टार्ट में हम रुओ सो को देखते हैं जो कि फिलहाल लुओ फैंग के साथ में फाइट कर रहा था। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। रुओ सो अपना हैमर को लेता, फिर उसके बाद वो लुओ फैंग की तरफ आगे बढ़ गया था अटैक करने के लिए और बोल रहा होता है कि आज तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। रुओ सो अपने पावरफुल हैमर से लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लुओ फैंग बड़ी ही आसानी से उसके हर एक अटैक से बच रहा होता है। उन दोनों में भी बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की फ़ाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस और ग्रैंडपा दोनों ही आ गए थे और यहाँ पर वो दोनों ही देख रहे होते हैं इस फाइट को, जिसके बाद यहाँ पर प्रिंसेस का दिल काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और वो लुओ फैंग को इतने ज़्यादा बुरे तरीके से हारता हुआ देख के अंदाज़ा लगा चुकी होती है कि रुओ सो के सामने तो ये बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रही होती है कि ग्रैंडपा, मुझे तो लग रहा है यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइट करने वाला है। साथ ही ये भी कह रही थी कि आज तो इसकी नानी याद दिला देगा ये। लुओ फैंग यहाँ पर उसके सारे ही अटैक्स से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि रुओ सो, हमें तुमसे उम्मीद है एंड हमें लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल करोगे। अपने हैमर का इस्तेमाल करो और फिर लुओ फैंग के ऊपर अटैक करो। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फैंग को वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि लुओ फैंग अपनी पूरी जान लगा रहा होता है एंड यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा था वो रुओ सो के साथ में डील करने की और सोच रहा होता है कि काश वो जल्द से जल्द इस मैच को एंड करे और फिर साथ ही लुओ सो को भी हरा दे। लेकिन तभी यहाँ पे लुओ फैंग ये भी सोच रहा होता है कि इस बंदे की जो एनर्जी है, इसके एनर्जी लेवल तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। जिसके साथ यहाँ पर लुओ फैंग को काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही होती है उसके साथ में डील करने के लिए और लुओ फैंग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। हालांकि इसके अलावा लुओ फैंग ये डिसाइड करता है कि उसे अब दूसरी किसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस तरीके से तो वो कभी भी इसको हैंडल कर ही नहीं पाएगा। बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लुओ फैंग काफ़ी ज़्यादा चालाकी के साथ में अपनी डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करता है। वो उसे एक पोर्टल के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद लुओ फैंग एक बार फिर से रुओ सो के साथ में अपनी इस फाइट को कंटिन्यू रखता है। हालांकि यहाँ पे ये फाइट अभी भी चल रही थी, लेकिन लुओ फैंग काफ़ी ज़्यादा चालाकी के साथ में यहाँ पे स्ट्रेटजी को अप्लाई करता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा पावर के साथ में लुओ फैंग की सोर्ड एक बार फिर से पोर्टल से बाहर आ चुकी थी एंड यहाँ पे लुओ फैंग ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि यहाँ पर वो जो सोर्ड होती है वो डायरेक्ट ही जाके रुओ सो के ऊपर हिट करने लग जाती है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो ग्रैंडपा एंड प्रिंसेस थे वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं इस सारी चीज़ों को देखने के बाद। इवन यहाँ पर वो ये सोचने लग जाते हैं कि लुओ फैंग इतना ज़्यादा चालाक और हरामी आदमी निकलेगा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे जैसे ही लुओ फैंग इसने इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया, वैसे ही यहाँ पे अब रुओ सो का एंड काफ़ी ज़्यादा नज़दीक नज़र आ रहा था, जिससे कि यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और अब सोच रहे थे कि न जाने रुओ सो के साथ में क्या होगा। हालांकि यहाँ पे लुओ फैंग ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल किया और उसने टाइम के रहते हुए तुरंत ही इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये फाइट ऐसे ही चल रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि काफ़ी ही ज़्यादा एरोगेंटली और गुस्से में कह रहा था कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे काफ़ी सारे बैटल्स देखे और ऐसे ही बैटल्स के अंदर मैंने ये भी देखा है कि लाइफ एंड डेथ किसी भी पॉइंट पर हो सकती है। एंड यहाँ पर वो ये भी कह रहा होता है कि अब फिलहाल मैं इस बंदे के ऊपर अटैक करूँगा और वो तुरंत ही लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी भी हो गया था। हालांकि जैसे ही अब इस बंदे की एंट्री होती है तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ग्रैंडपा और प्रिंसेस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब उनकी जान में जान आ जाती है और फिर वो आदमी लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन सरप्राइजिंगली लुओ फैंग उससे पहले से ही यहाँ पर रेडी हो रहा था और उससे पहले ही लुओ फैंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन गाइस यहाँ पर ये एक चीज़ एक बार फिर से सरप्राइजिंगली के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिसके बाद जैसे ही लुओ फैंग इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, यहाँ पर इस बंदे का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि पावरफुल था, इतना ज़्यादा पावरफुल कि इसके ऊपर ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद ये पर्सन तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और फिर तुरंत ही एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें टूटने लग जाती हैं और फिर आसपास डिस्ट्रक्शन होना भी स्टार्ट हो गया था। इवन लुओ फैंग को डिस्ट्रक्शन के अलावा काफ़ी सारा प्रेशर भी अपने ऊपर फील होने लग गया था। हालांकि ग्रैंडपा और प्रिंसेस इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। इवन प्रिंसेस को इस सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। दोनों ही कहने लग जाते हैं कि ये बंदा वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो लाखों जीनियस में से कोई एक जीनियस ही होता है जो कि इस लेवल की पावर को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। हालांकि यहाँ पे हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि लुओ फैंग उससे डील कर रहा था, बट यहाँ पर ग्रैंडपा ये कहने लग जाते हैं कि अब लग रहा है कि परेशान होने की कोई मसला
मसला ही नहीं है। जिसके अलावा यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि लुओ फेंग, अब तुम बहुत ही बड़े ट्रबल के अंदर फंसने वाले हो और तुम्हें इससे कोई भी नहीं निकाल सकता है, भले ही तुम कितनी कोशिश क्यों ना कर लो इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग इस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी सिचुएशन के अंदर फंस चुका था एंड आसपास इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है कि लुओ फेंग को खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद हमें लुओ फेंग की वाइफ सुशिन दिखाई जाती है, जो कि फिलहाल खड़ी हुई सारा ही नज़ारा देख रही थी। लुओ फेंग के सारे फैमिली मेम्बर इस चीज़ को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक बार फिर से वो बंदा आ जाता और कह रहा था कि ये जो फील्ड है ना, तुम याद रखना कि इसके अंदर तुम कभी भी जीत नहीं पाओगी, क्योंकि इसको यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे लिए ही सिलेक्ट किया गया है लुओ फेंग। जिसके बाद वो लुओ फेंग के यहाँ पे अपने हैमर के साथ में दिखाने लग जाता और कह रहा था कि बताओ कि एक बार फिर से तुम मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहोगे या फिर तुम सेटिस्फाइड हो। सारे ही लोग यहाँ पे लुओ फेंग को देख रहे होते हैं और लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे लुओ फेंग इतना ज़्यादा भड़क चुका था कि उसकी गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी अपीयर हो जाती है और साथ ही वो काफ़ी ही ज़्यादा गुस्से में थी। और हम देखते हैं कि लुओ फेंग की बॉडी एंड गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी पूरे तरीके से मर्ज हो जाती है। जिसके बाद हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बहमूद भी अपीयर हो गया था। हालांकि यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखने के बाद वो बंदा अभी भी आगे बढ़ता है अपने हैमर से अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है लुओ फेंग सबसे पहले तो उसके अटैक को रोकता है। उसके बाद लुओ फेंग काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लग गया था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग चिल्ला रहा होता है और साथ ही उस बंदे की हालत लुओ फेंग इतनी ज़्यादा बुरी कर देता है कि हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर उसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से सप्रेशन कर रही होती है। साथ में लुओ फेंग एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हिट करता है उसे, जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अब आगे बढ़ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल भी कर रहा था उस बंदे की तरफ को देखते हुए। उस बंदे का हैमर भी अलग पड़ा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर रुओसो कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि मेरे गोल्डन हॉर्न बहमूद ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा पावर को गेन कर लिया है कि तुम जैसों को तो आसानी से हैंडल कर सकता है। लुओ फेंग अभी भी लगातार उस बंदे को पकड़े हुए था और आगे बढ़ रहा होता और कह रहा था कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा झटपटा रहा था, लेकिन लुओ फेंग ये कहते साथ ही तुरंत ही अपने ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद तुरंत ही उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ग्रैंडपा तो यहाँ पे अपना सर पीट के वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही यहाँ पे नाइन्थ क्वीन भी देख रही थी और वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है कि आखिर ये लुओ फेंग क्या कर रहा है। इसके अलावा लुओ फेंग की सारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है एंड सुशिन वो यहाँ पे लुओ फेंग को काफ़ी प्यार से देख रही थी और साथ ही यहाँ पे लुओ फेंग के सारे ही सोल्जर्स वगैरह उसे देखने लग जाते हैं। उसके बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे लुओ फेंग की रैंकिंग को देखने के बाद। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि बाई कालो वो भी स्क्रीन के ऊपर देख रहा था और टेट्सू को देख रहा होता है जो कि बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग ने उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हराया था और उसकी पावर इंक्रीज़ हो चुकी थी। लुओ फेंग ने काफ़ी सारे पॉइंट्स को भी गैदर कर लिया होता है और अब लुओ फेंग एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग जैसे ही आगे की तरफ को बढ़ गया था तभी यहाँ पर उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसे समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर ज़रूर सही है। तभी यहाँ पर लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और अपने सारी ब्लेड्स को निकाल लेता है। तो हमें फेंग लुन नाम की एक वॉरियर देखने के लिए मिलती है जो कि कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से तुमने फाइट की है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही तुम उस बंदे को मारने में कामयाब हो पाए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाकी सारों को भी नी डाउन करवाने में कामयाब हो पाओगे। जिसके बाद वो काफ़ी अजीब सा डिस्गस्टिंग सा जेस्टर भी करती है। जिसके बाद यहाँ पे वो ये भी कहने लग जाती है कि तुम्हें मारने के लिए वैसे थोड़े एफर्ट्स की ज़रूरत तो ज़रूर सही है। तभी हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि उसको देखने के साथ ही समझ जाता है कि जो बंदी है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड ये 55th पे रैंक करती है। एंड यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि इतने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, मेरी विक्ट्री और भी ज़्यादा मुश्किल बनती जा रही है। तभी यहाँ पे वो बंदी उससे कहने लग जाती है कि परेशान मत हो, अब तुम अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह मारना तुम्हारे लिए तो एक वेस्ट ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग रेडी हो चुका था। तभी वो बंदी अंगड़ाइयाँ लेने लग जाती है, बट वो कह रही थी कि वैसे मैं तुम्हें बाद में मारूंगी क्योंकि टॉर्चर करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रही थी कि वैसे अभी तुम इतने क्वालिफाइड भी नहीं हो, जब तुम क्वालिफाइड हो जाओ तब तुम आ जाना मेरे सामने मरने के लिए। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है। तो लुओ फेंग भी यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि पागल हो कहीं की,
जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग स्क्रीन पे देखने लग गया था, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इसके अंदर पार्ट्स लिया था वो 8.20 बिलियन से सिर्फ 1.17 बिलियन ही रह चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि अब ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग लोगों से मिलने की ये जो मेरी फाइटिंग है अब वो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाली है, क्योंकि अब वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग मेरे सामने आएंगे। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग भी आगे बढ़ जाता है सारे के सारे लोगों के साथ में। इसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि फिलहाल किसी का इंतजार कर रहा था, एंड हमें एक ओल्ड मैन देखने के लिए मिलता है। हालांकि उसकी शक्ल है वो हमें फुल तरीके से नहीं दिखाई जाती। एंड साथ ही दूसरी साइड हम होंग को देखते हैं जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे थे और साथ काफ़ी सारे लोगों को भी वो मारते जा रहे होते हैं। तुरंत ही स्क्रीन पे अब देख रहे होते हैं कि उन्होंने टॉप 1000 के अंदर अब पार्टिसिपेट कर लिया है। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि मुझे अगर जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकल कर जाना है तो फिर अपने बाकी सारे ओपोनेंट्स को भी हैंडल करना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अब अपने सेकंड ओपोनेंट के लिए निकल चुके थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बंदा काफ़ी ज़्यादा चालाकी के साथ में पीछे से आके उनके ऊपर अटैक करने जा रहा था। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही वो अपना डोमेन क्रिएट कर लेते हैं, जिसके थ्रू वो बच चुके थे। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि 9th क्वीन खड़ी हुई थी और कह रही थी कि यहाँ पर ये जो लुओ फेंग है काफ़ी अकाउंटेबल होकर खेल रहा है, लेकिन ये बंदा नाबिनी मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेगा होंग को, एंड हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट होंग गाइज यहाँ पे कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं जो कितनी आसानी से हार मान लेंगे। वो भी यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट हमें इस बंदे नाबिनी के बारे में भी बताया जाता है जो कि बचपन से ही एक वॉरियर है और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से वो फाइट करता आ रहा है। इसके अलावा उसने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके की फाइटिंग स्किल्स भी सीखी है, एंड उसने ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जीनियस के तौर पे अपना नाम भी बनाया है। इसके अलावा गाइस हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो डोमेन टूटता है तभी यहाँ पर वो बंदा लगातार काफ़ी सारे अटैक करने लग गया था। ऐसा लग रहा होता है कि उसके अटैक काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है, इवन है उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो शाह से जानबूझकर यहाँ पर होंग को मारने के मकसद से ही आया है। तभी हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से टकराने लग गए थे लगातार। जैसे जैसे होंग यहाँ पर अपने डोमेन क्रिएट करते जा रहे होते हैं वो भी लगातार आइस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ब्रेक करे जा रहा था। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक अटैक पे अटैक करे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि होंग एक बार फिर से अपने डोमेन को क्रिएट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से फाइट के तौर पे यहाँ पे ये बंदा काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर नज़र आ रहा था, जहाँ पे लगातार बिना रुके वो अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है। इवन वो यहाँ पे ये भी कह रहा होता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि होंग जैसे जैसे अपने डोमेन्स को फेंकते जा रहे थे वैसे वैसे वो बंदा पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उनके डोमेन से बचा जाए। एंड ये डोमेन जो थे वो जाके बिल्डिंग्स वगैरह से हिट हो जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी मेजर डिस्ट्रक्शन भी होता है। अब वो बंदा थोड़ा नीचे की साइड को जाने लग गया था, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से वो डोमेन से हिट करते। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जिया भी सब कुछ देख रही थी, एंड यहाँ पर होंग एक बार फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हालांकि जैसे ही वो बंदा नाबिनी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था उन्होंने एक बार फिर से डोमेन बना लिया होता है फाइट करने के लिए। दूसरी ओर अब हम देखते हैं कि अपने ली शेन भी यहाँ पे अपने ओपोनेंट को चुन रहे थे, तभी यहाँ पर वो आगे की तरफ को चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा वो तुरंत ही फील्ड पे आके उतर जाता है और वो भी देखने जा रहा था कि आखिर कौन उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही सामने से आकर अटैक भी कर देते हैं। हालांकि इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी साइड होंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उस बंदे नाबिनी ने अटैक कर दिया होता है हमारे होंग के ऊपर। दूसरी साइड हमें ली शेन का ओपोनेंट देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक निर्दयी बंदा नज़र आ रहा था। उसके फेस से ही लग रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा क्रूएल हो सकता है। अब यहाँ पे वो धमकी भी दे रहा होता है एक तरीके से ली शेन को, लेकिन वो भला कहाँ ही डरने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे उसकी पावर और उसको चेक करते हैं तभी उन्हें समझ में आ जाता है कि बंदा 10th रैंक पे है, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। स्पिरिचुअल मास्टर एंड बवाता दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से परेशान हो रहे होते हैं और कह रहे थे कि न जाने अब क्या होने वाला है ली शेन का। जिसके बाद बवाता कह रही थी कि न जाने क्या ही होगा। हालांकि इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग कह रहा होता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड मुझे काफ़ी ध्यान रखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही ली शेन सामने खड़ा था वो बंदा तुरंत ही उन्हें सिलेक्ट कर लेता है। दूसरी साइड हमें वो लड़की वही दिखाई जाती है फैंग, एंड यहाँ पे उसके पास ढेर सारे लोग खड़े हुए थे जो कि उसे चारों ही तरफ से घेरे हुए होते हैं। एंड उनमें से एक कह रहा था कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया हमारे साथ वाले लोगों के ऊपर अटैक करके। लेकिन ये बंदी इसका जो एटीट्यूड लेवल है वो कुछ अलग ही लेवल पे है। कहने लग जाती है कि ओ अच्छा, तो मैं तुम्हारे क्लैन के लोगों को भी मार दिया, माफ़ करना मुझे पता नहीं चला क्योंकि अब तक मैं इतने सारे लोगों को जो
मार चुकी हूँ, जिसके बदले यहाँ पर उन बंदों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी साइड अब हम ली शैन को भी देखते हैं जो कि रेडी हो गए थे फाइट करने के लिए और वो तुरंत ही आगे बढ़ रहे होते हैं। हालांकि स्पिरिचुअल मास्टर और बबाता दोनों ही उसे रोक रहे थे फाइट के लिए, लेकिन अब वो इतने ज़्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं कि फ़ाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। दूसरी साइड अब हम उसी फैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक बार फिर से डिस्गस्टिंग वे में अपनी टंग को बाहर निकालते हुए एक एक करके उन सभी बंदों को मारने लग गई थी। और दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ली शेन जो थे वो बहुत ही खतरनाक तरीके से फ़ाइट करने लग जाते हैं। हालांकि इसके अलावा स्पिरिचुअल मास्टर कह रहे थे कि बबाता कहाँ हो तुम, लेकिन बबाता तो वहाँ पर होती नहीं है, वो स्क्रीन पर चेक कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि इस बंदे का नाम रो जून है एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा है। वैसे अगर देखा जाए तो इन्हें स्पेशली ही यहाँ पर चूज़ किया है अपने ली शेन को फाइट करने के लिए और उसका मकसद यही है कि वो ली शेन को हरा सके। जिसके बाद स्पिरिचुअल मास्टर कहते तो अब क्या होगा, क्या लगता है तुम्हें। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अब तो मैं फ़िलहाल लुओ फेंग के बारे में सोच रही हूँ। दूसरी साइड अब हम यहाँ पर लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पर देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा वॉरियर्स अब यहाँ पर आ चुके हैं और सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। तभी लुओ फेंग पीछे पलट के देखने लग जाता है। तभी यहाँ पर फेंग आ जाती है जो कि कह रही थी कि बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।